है 1857 का रिवॉल्यूशन, फिर अपन पढ़ेंगे किसान आंदोलन, फिर अपन पढ़ेंगे प्रजामंडल, और फिर पढ़ेंगे अपन राजस्थान का एकीकरण। सबने सुना होगा सर, क्रांति हुई थी, कि नहीं सुना? किसके विरुद्ध हुई थी क्रांति? अपन ने क्रांति करी किसके खिलाफ करी? अंग्रेजों के खिलाफ करी। सबको पता है ये बात? क्यों करी अपन ने क्रांति? कोई भी व्यक्ति क्रांति क्यों करता है? जोर से बोलो ना। बिल्कुल सही बात है। और कोई? देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये गेट मैं बंद करूं यहाँ से, वो भी गेट बंद करूं, एक बड़ा सा डंडा लाऊं और तुम सबको आधे घंटे तक मैं मारूं, तो 15 मिनट 20 मिनट तो तुम रिस्पेक्ट, अरे सर जाने दो, अरे सर जाने दो, अरे सर जाने दो। तो ऐसा अपन ने भी किया। अंग्रेजों ने जब अपने ऊपर अत्याचार किए, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो अपन ने आधे घंटे तक तो कंट्रोल किया, मतलब एक समय तक मत करो मत करो मत करो। और जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, जब तुम लोगों को लग जाएगा कि ये मास्टर अब मानने वाला है ही नहीं, ये तो मारते ही रहेगा, तब तुम में से 3-4 जने मुझे पकड़ोगे, फिर मुझे मारना स्टार्ट करोगे। वो क्या है? क्रांति है सर। बात समझ में आ रही है? तो अपन ने क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध करी थी, ध्यान से सुनना। अपन ने किसान आंदोलन राजा महाराजाओं के विरुद्ध करे थे, प्रजामंडल आंदोलन भी अपन ने राजा महाराजाओं के विरुद्ध करे थे। तो अपन क्रांति 1857 वाली अंग्रेजों के विरुद्ध करते हैं। तो क्रांति इसलिए हुई थी क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे। अगर अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं आए होते तो क्रांति कभी भी नहीं होती, तो फिर तो अपन को करनी नहीं पड़ती। तो आप मुझे ये बताओ कि अंग्रेज हिंदुस्तान में क्या लेने आए थे? अब यूं मत कहना सर धन लूटने आए थे, व्यापार करने आए थे। वेरी गुड। और क्या कारण था? मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ सर, मैं डायरेक्ट आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो फिर क्या है कि 12वीं वाली बच्ची को समझ में नहीं आएगा। आपका नाम भूल गया मैं, क्या था? जानवी और कामिनी, और वो वीणा वादिनी कहाँ गई? एक और थी ना लड़की घर पे। बताओ सर, व्यापार के अलावा अंग्रेजों को और ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें हिंदुस्तान आना पड़ा? चलो ये बताओ कि भारत आने वाला पहला व्यापारी कौन था? वो तो व्यापार की अनुमति ली थी, वो नहीं। भारत पहली बार कौन सा बंदा आया था? पुर्तगाल से आया था। अब तो बताओ। वास्को डी गामा। अपन पढ़ते हैं ना कि भारत आने वाला पहला व्यापारी जो था वो पुर्तगाली यात्री था, जिसका नाम था वास्को डी गामा। इसका मतलब ये हो गया कि यूरोप से इंडिया आने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा था। तो इससे पहले तो इंडिया में कोई आया ही नहीं होगा, यही हुआ ना। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक बंदा आया था, सेल्यूकस निकेटर, जिसने चंद्रगुप्त के साथ युद्ध लड़ा था, अपनी बच्ची हेलेना का विवाह करवाया था। मेगस्थनीज नामक राजदूत उसके दरबार में भेजा था, वो भी तो यूनान से आया था। फिर वो कौन था? वो क्यों था? उसको अपन क्यों नहीं गिनते हैं? तो ये जो कन्फ्यूजन है ना, वो मैं आपका क्लियर कर रहा हूँ। अब मेरी बात आप आने वाले आधे घंटे तक सारे ध्यान से सुनोगे। आपके दिमाग में किसी प्रकार की कोई भी बात चल रही हो तो सारी निकाल देना, ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर और बोर्ड के ऊपर लगाना। किसी ने मैसेज देखा नहीं देखा, रिप्लाई किया नहीं किया, किसी के लिए तुमने स्टेटस लगाया उसने देखा नहीं देखा, सब छोड़ छोड़ा के सिर्फ फोकस कहाँ करना है? बोर्ड के ऊपर। सुनना ध्यान से। ये सर यहाँ पर ऐसा इंडिया है अपना, यहाँ एक श्रीलंका नाम का देश है, कामिनी जी का फेवरेट है वो। फिर यहाँ छोटे मोटे से अपने ब्रह्मान वर्मान, इंडोनेशियन, मलेशियन, इस प्रकार के, थाईलैंड वगैरह देश हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ बने हुए हैं। यहाँ आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान से आगे जाएंगे तो अपने पूरी अरब कंट्रीज़ वगैरह ऐसी ऐसी सी आती है। और यहाँ पर अपना जो है वो पूरा का पूरा यूरोप है, और यहाँ पर यूराल पर्वत इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ आपका रशिया है, यहाँ आपका चाइना है, यहाँ 4 द्वीप समूह है जिसे अपन जापान कहते हैं। मैंने 6 कर दिए हैं, आप मान लेना अपने हिसाब से। यहाँ अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, वैसा ऐसा मैप है अपना ऊपर वाला। इससे ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव।
यहाँ पर एक प्याज के आकार का देश है जिसको अपन ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। यहाँ पर न्यूजीलैंड है, द्वीप समूह इस प्रकार से बना हुआ। यहाँ पर एक ऐसा मूंगफली के आकार का है जिसको अपन कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर है दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पर क्या है उत्तरी अमेरिका, और यहाँ अरे यार यहाँ पर ऐसा बना हुआ है जिसको अपन कहते हैं ग्रीनलैंड। क्या कहते हैं? यहाँ पर ग्रीनलैंड बना हुआ है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर है आपका वेस्ट इंडीज, ये ऐसे द्वीप समूह है छोटे मोटे से। इस प्रकार से लगभग अपने वर्ल्ड का मैप है, लगभग ऐसे ही है। अब विश्व के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा, या जिसको अपन कहते हैं विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच से सेंट्रल से एक रेखा गुजरती है जिसको अपन 0 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। या तो उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है या उसको विषुवत रेखा कहा जाता है। इसके जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे अपन कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये राजस्थान में से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है ना? तो याद रखना। इसके जस्ट नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको अपन कहते हैं सर मकर रेखा। क्या कहते हैं? कोई बता सकता है कि क्या ये सही में बनी हुई है या अपन ने ऐसे बनाई है? काल्पनिक है, अपन ने इसको बनाया है अपने अकॉर्डिंग, अपने गणना करने के लिए, अपने समय का अनुमान लगाने के लिए। कोई ये बता सकता है कि ये 23.5 डिग्री ही क्यों है? 25.5, 26.5, 27.5, 30, 35, 50 क्यों नहीं है? कर्क रेखा भी 23.5 ही क्यों है और मकर रेखा भी 23.5 ही क्यों है? इसके अलावा इसमें कुछ और क्यों नहीं है? 25, 26, 27, 28 क्यों नहीं है ये? तो फिर तुमने क्या ज्योग्राफी पढ़ी? सोच कर सोचो, साथ में क्या जाएगा? ग्लोब देखा कभी भी? ग्लोब, आप ग्लोब देखना सर, ग्लोब हमेशा इतना झुका हुआ होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी सीधी नहीं है। पृथ्वी जो है ना अपनी, वो ऐसी नहीं है। वो अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? वो यूं घूमती है और वो यूं सूर्य का चक्कर काटती है। तो ग्लोब होता है ना, हमेशा किसी भी ऑफिस में जाके देखना आप, वो ऐसा झुका हुआ सा होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए कर्क रेखा कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री। और मकर रेखा भी कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री। अब सुनना ध्यान से मेरी बात। भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती है सीधी, इसलिए ये क्षेत्र गर्म होता है। आपने देखा होगा कि ये अफ्रीका वाला, महाद्वीप वाला पार्ट पूरा गर्म है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में जंगल पाए जाते हैं, है ना? नील नदी के आसपास के अंदर कांगोन, जायरेन, वो पूरा का पूरा क्षेत्र। तो यहाँ सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती है, और साल में एक समय ऐसा आता है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। और साल में एक समय ऐसा आता है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, तब अपने यहाँ पर सर्दी का मौसम होता है। और जब इसकी किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती है तब अपने यहाँ पर गर्मी का मौसम होता है। तो जब जिस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है ना, तो वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है, क्या नहीं होता है? जहां गर्मी ज्यादा पड़ेगी वहां पर वाष्पीकरण क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है ना, वहां पर बादल ज्यादा बनते हैं। क्या बनते हैं? बादल। और जहां बादल ज्यादा बनते हैं वहां बारिश ज्यादा होती है। क्या होती है? और जहां पर बारिश ज्यादा होती है ना, वहां मसाले ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? वहां मसाले होते हैं, वहां पर खेती होती है, और खेतों से ही क्या मिलता है? कच्चा माल। क्या मिलता है? तो अंग्रेज कच्चे माल के लिए और मसालों के लिए हिंदुस्तान आए थे, क्योंकि उनके वहाँ साल में 6 महीने तो बर्फ पड़ती है, उनके वहाँ इतनी खेती नहीं होती है। और किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और कच्चा माल हमेशा ज़मीन से आता है। ये टी शर्ट अगर बनाया गया है तो ये कोई ज़मीन से उगा है, रेशा, उसी रेशे से बनाया गया है, डायरेक्ट तो कोई पैदा होके आया नहीं था। तो पहले अंग्रेज जो थे, हिंदुस्तान आने से पहले ये लोग मसालों का इस्तेमाल नहीं करते थे। अब पहली बात तो मसालों से आप क्या समझते हो? महिलाएं बताओ, अपने तो जीवन भर मसालों से पाला पड़ना है। आप मसालों से क्या समझते हैं?
हिंदुस्तान की महिला को अगर मसाले का ज्ञान नहीं होगा फिर तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है हमारे लिए। क्या होते हैं मसाले सर? मसाले तो देखे होंगे आप लोगों ने, काली मिर्च, लौंग, पत्ते वगैरह। 10 रुपए की पड़की आती है ना दुकान के ऊपर, जिसमें वो सारे आ जाते हैं एक साथ, वो। उसके अलावा चाय, कॉफ़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर नहीं होती है, वो अपने यहाँ पर होती है। हिंदुस्तान आने से पहले अंग्रेज जो थे, यूरोपियंस जो थे, वो उबली हुई सब्जियाँ खाते थे। कैसी? फूल गोभी ली, उबाली उसको, नमक वमक थोड़ा बहुत डाला और उसको ऐसे ही खाते थे, उबाल के। इसीलिए वो कितने फिट होते हैं। आप किसी 40 साल के अंग्रेज को देखना, अगर रोड से गुजर रहा हो तो ऐसे लगता है जैसे जिम जाके आया हो। उसका पेट वेट बिल्कुल भी बाहर नहीं होता है, क्योंकि वो पहले मसाले और तड़के वाली चीज़ें खाते ही नहीं थे। वे हिंदुस्तान आने के बाद में उन्होंने मसालों का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, यानी कि अंग्रेज़ों को तड़का लगाना किसने सिखाया? अपन लोगों ने सिखाया। और अपने यहाँ के आप 40 साल के किसी आदमी को देखना, क्यों है? क्योंकि अपने जब तक सब्जी के ऊपर तेल नहीं आता ना, ऐसा तैरता हुआ, तरी ना आए, तब तक अपने को खाने के अंदर मज़ा नहीं आता। इसीलिए हिंदुस्तान के लोगों को हृदयाघात बहुत ज़्यादा होता है। होता है क्यों? क्योंकि अपन तेल वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। वे ठंडे प्रदेश के अंदर रहते हैं और वहाँ पर वो ऐसी चीज़ें नहीं खाते थे। तो पहला तो आप ये करेंगे कि ये मसालों के लिए हिंदुस्तान आए थे। दूसरा, ये कच्चे माल के लिए आए थे। किसके लिए? तीसरी बात सुनना, 16वीं शताब्दी में यहाँ पर होती है औद्योगिक क्रांति। क्या होती है? औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हो? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आपने पुरानी कक्षाओं के अंदर पढ़ा होगा कि जितने भी आविष्कार इस दुनिया के अंदर हुए हैं वो सारे यूरोपियन लोगों ने करे हैं। करे? टेलीफोन, ग्राम बेल, भाप का इंजन, जेम्स वॉट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आप सारे देख लो। कहीं पर हरीलाल, मणिलाल, ऐसा राम कोई भी नहीं आता है। तो जब वहाँ पर उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करा तो वहाँ पर हर देश के अंदर फैक्ट्री लगी। फैक्ट्री लगी तो वहाँ से माल बनने लगा, टी शर्ट, पैंटे, जूते वगैरह वगैरह। तो अब अगर आप सोचो कि उदयपुर के हर चौराहे के ऊपर दुकान हो, हर चौराहे के ऊपर फैक्ट्री हो, सब जगह से माल आ रहा हो, तो सारा माल उदयपुर में बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। तो अपने को माल बेचने के लिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अहमदाबाद, मारवाड़ जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जब इनके वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो वो सारा माल इनके यहाँ नहीं बिक रहा था, इसलिए उन्हें नए बाजारों की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? और नए बाजार यूरोप में तो मिलने से रहे, तो अब अपन को कौन से देशों के अंदर जाना पड़ेगा? दूसरे देशों के अंदर। तब इन्होंने अलग अलग देशों की खोज करना स्टार्ट किया। इसीलिए फिर कोलंबस ने अमेरिका खोजा। एक बंदा जो इंडिया ढूंढने गया था लेकिन वेस्ट इंडीज पहुंच गया, तो उसका नाम क्या हो गया? वेस्ट इंडीज। तो इन्होंने अलग अलग देशों की क्या करना स्टार्ट कर दी? खोज करना स्टार्ट कर दी। और अब ये समुद्री मार्गों से आते हैं। कौन से मार्गों से? क्यों आते हैं वो सुनना। पहले ये लोग यहां से निकलते थे यूरोप से। ध्यान से सुनना। तुर्की एक देश है, टर्की, नाम सुना? एशिया माइनर कहते हैं इसको। एशिया में आने का यूरोप का स्थान था। टर्की से ये यहाँ से आते थे और ये पाकिस्तान वगैरह होते होते इंडिया में एंट्री कर जाते थे। तो जो सेल्यूकस निकेटर आया था वो यहाँ से आया था, जो मेगस्थनीज आया था वो यहाँ से आया था। लेकिन 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने, इस्लाम की एक सल्तनत हुई थी उस्मानिया, उसने इस एशिया माइनर पर क्या कर लिया? अधिकार। तो अब इनके भारत में आने का स्थलीय मार्ग क्या हो गया? बंद। तो जब स्थलीय मार्ग बंद हो गया, लेकिन अपने को मसाले चाहिए, नए बाजार चाहिए, तो कौन से मार्गों की खोज करनी पड़ेगी? समुद्री मार्गों की। इसलिए वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री तो था, पर वो समुद्री मार्ग से आया था। कौन से मार्ग से? तो समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे? वास्को डी गामा। यूरोपियंस इंडिया में किस लिए आए थे? तो मसालों हेतु, कच्चे माल हेतु, नए बाजारों की आवश्यकता के लिए। और 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने तुर्की पर क्या कर लिया? अधिकार। अब अगली बात और ज़्यादा ध्यान से सुनना। पहला जो यात्री आता है वो पुर्तगाल से आता है। कहाँ से? क्यों आता है पुर्तगाल से? तो जो दुनिया का वर्ल्ड पावर होता है, विश्व शक्ति, वर्तमान में कौन है? जहाँ नरेंद्र मोदी अभी गए हुए हैं, तो वो अमेरिका क्या है? विश्व शक्ति है। तो अब अमेरिका से पहले जो विश्व शक्ति देश था वो था इंग्लैंड। कौन था? और इंग्लैंड से पहले जो विश्व शक्ति था वो था पुर्तगाल। कौन था? तो जो विश्व शक्ति होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि दुनिया में अगर कोई भी नया काम होगा तो वो उसी के द्वारा किया जाएगा। जैसे आज मंगल पर जाना होता है तो सबसे पहले नासा जाता है, क्योंकि नासा किसकी एजेंसी है? अमेरिका की।
दुनिया में कोई भी काम होता है, कोई युद्ध होता है, तो अमेरिका का बयान उसके ऊपर मायने रखता है। वो क्यों रखता है? क्योंकि अमेरिका क्या है? विश्व शक्ति है। तो पुर्तगालियों ने मार्ग खोजने की कोशिश करी और ये यहाँ से निकलते, और निकलने के बाद में कर्क रेखा को क्रॉस करके मकर रेखा, सॉरी, भूमध्य रेखा के पास में आते। अब अगली बात ध्यान से सुनना। पहले जो जहाज चलते थे वे जहाज पर्दों से माध्यम से चलते थे, ऐसे पर्दे बने हुए होते। आपने देखे होंगे फिल्मों के अंदर ऐसे जहाज। बाहुबली पिक्चर के अंदर देखा होगा, जब वो देवसेना को लेकर आता है माहेशमती, तो उसका जो जहाज है वो पर्दे से चलता है। तो ऐसे जहाज थे पहले, इंजन वाले जहाज बहुत कम चला करते थे। तो अब ये लोग क्या करते थे कि यहाँ से जहाज लेके निकलते और इस भूमध्य रेखा के पास में आते, और भूमध्य रेखा के पास में एक पवन बहती है। आपको सर अभी पढ़ाएंगे जब आपका वो पवन वाला चैप्टर आएगा ना ज्योग्राफी में, तो एक पवन बहती है, जो पवन का नाम है पछुआ पवन। कैसी पवन? वो इस प्रकार से बहती है, मतलब इधर से स्टार्ट होती है और यूं चलती है। लेकिन उसकी एक विशेषता है, उसकी विशेषता यह है कि जब भी वो भूमध्य रेखा को क्रॉस करती है, कौन सी रेखा को, तो वो अपनी दिशा बदल देती है, वो यूं हो जाती है। अब आप सोचो कि एक जहाज है जो चलता 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 भूमध्य रेखा के पास में आया। पहले तो हवा सीधी सीधी आ रही थी, फिर हवा अचानक क्या हो गई, पलटी। और हवा अपने जैसी नहीं चलती, समुद्र में बड़ी खतरनाक हवा चलती है। तो हवा जैसे ही पलटी तो वो जहाज वहां पर हिला, एक दो नाविक मारे भी गए, गिर गए इधर उधर, तूफान जैसी स्थिति हो गई। तो इन लोगों को लगा कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत है। क्या है? और भूत प्रेत है, इसलिए ये लोग यहाँ से कहाँ वापस चले गए? पुर्तगाल। लगता है साहब रात को 2 बजे अकेले सड़क पे चल रहे और अचानक कोई कुत्ता भौंक जाए, तब पता चलता है कि डर क्या होता है। तो उसी प्रकार से 20 समुद्र के अंदर अगर बंदा जो है वो जहाज लेके चल रहा हो और फिर आसपास में उसको कुछ भी नहीं दिखे और हवाई हवा दिखे, तो डर तो लगता है कि नहीं लगता है? मैं अभी बीच में गया था सर द्वारका। द्वारका गए हो कभी आप? द्वारका के पास में एक बीच है जिसका नाम है शाहजहाँपुर। गए हो? वेरी गुड। शाहजहाँपुर बीच है, वहां पर मैं गया तो वहां स्कूबा करवाते हैं। स्कूबा समझते हो? सब वो पहना के पीछे सिलेंडर विलेंडर बांध के पानी में डुबाते और फिर पानी में दिखाते हैं आपको नीचे मछलियाँ वछलियाँ कैसी दिखती है वो, वैसे यहाँ चश्मे वश्मे पहना के 1000 रुपये लेते। तो मैं गया स्कूबा करने, तो वो स्टार्टिंग में तो क्या जोश होता है ना जोश, यार क्या है, कूद जाएंगे समुद्र के अंदर, कुछ नहीं, देख के तो आते हैं। अब वो पास वाले दोस्त ने पहले कर लिया, अब मैं मना कर दूं, भले ही मुझे डर लग रहा हो, पर मैं अगर मना कर दूं तो उसकी नज़र में मैं कायर साबित हो जाऊं, और इतिहास वाले कभी कायरता वाला काम नहीं कर सकते हैं। तब वो कर तो लिया सर, कर लिया। अब उसने क्या किया कि उस शाहजहाँपुर के अंदर से हमें बीच जहाज में बिठाया, नाव के अंदर छोटी वाली, और ठेठ बीच समुद्र में लेके गया वो। अब वहाँ जाके हम वो नाव को उसने रोकी, साथ में थे 2 बंदे जो ट्रेनर थे, वो अंदर करवाते हैं। अब आस पास में कुछ नहीं दिखे सिवाय पानी के, समुद्र ही समुद्र, पूरा अरब सागर है वो तो पूरा, अब कुछ दिखे ही नहीं। और फिर वो बीच बीच सब दूर रह गया, तो पहले तो डर वही लग गया मुझे। तो फिर हमारे से पहले जो थे वो कुछ लोग वहाँ पर वो स्कूबा जो पहले आए थे वो कर रहे थे, उसमें एक लड़की थी, महिला, ऐसे मोटी सी थी थोड़ी सी, उसको उन्होंने वो सिलेंडर विलेंडर पहनाया, छाती वाती पे ऐसे यहाँ पे बांधा, टाइट वाइट सब ऐसे डाला, मुंह में एक वो डालते कप जैसा, ऑक्सीजन आपको उससे खींचनी पड़ती है ऐसे, नाक तो अंदर बंद हो जाता है, कांच आ जाता है यहाँ, पूरा पैक हो जाता है नाक तो। अब वो महिला को जैसे ही उसने पहना के ऐसे उल्टा गिराते हैं वो, अब बैठे होते ना ऐसे जहाज पे, ऐसे उल्टा गिराते हैं, सीधा नहीं गिराते हैं, ताकि वो आपके पीछे बैलेंस बने। वो जैसे उल्टी गिरी न, उस महिला की तो हालत खराब हो गई, वो तो क्या मेरे को बाहर निकालो, तो उसको देख के मैं और ज़्यादा डर गया। मैं कहा यार ये कंडीशन खराब है। तो मतलब दूर से मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद अपन को फील होता है कि यार ये करना मुश्किल काम है। तो ये लोग यहाँ आने के बाद में डर जाते थे, और डर के ये यहाँ से वापस कहाँ चले गए? पुर्तगाल। लेकिन एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई और वो यहाँ से आगे बढ़ गया, और उसे पता चला कि यहाँ तो कुछ नहीं है, सिर्फ क्या थी? हवाई थी। उस बंदे का नाम था बोर्थोलोमियो डियाज। क्या नाम था? बोर्थोलोमियो डियाज। और ये बोर्थोलोमियो डियाज हिम्मत करके यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक द्वीप पर पहुंचा, और इस द्वीप पर पहुंचने के बाद में इसके मन में आशा जगी, इसके मन में होप जगी कि अगर मैं यहाँ आ सकता हूँ तो मैं हिंदुस्तान भी जा सकता हूँ। इसलिए उसने इस द्वीप का नाम दिया था आशा अंतरिम द्वीप। क्या नाम दिया था? आशा अंतरिम द्वीप। और अपन इसको इंग्लिश में कहते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप। मतलब उसको यहाँ आने के बाद में क्या जगी? आशा
कि अगर मैं यहाँ आ सकता हूँ तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, हिंदुस्तान। और जब ये यहाँ पर पहुंच गया तब एक बंदे ने हिम्मत दिखाई जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? और वास्को डी गामा यहाँ पर रुकने के बाद में ठेठ अरेबियन सी के अंदर आया। कहाँ आया? वो अरब सागर जहाँ अपन दोनों जाके आए ना, शाहजहाँपुर वाला, वहाँ पे आया वो। अब वो अरेबियन सी के अंदर आया। अरेबियन सी के अंदर जब वो आया तब सर ईयर था 1498, मतलब ऑलमोस्ट 1500, आज से 400 साल पहले की, 500 साल पहले की बात है ये। वो वहाँ पर आया। अब उस समय में हिंदुस्तान के लोग समुद्र में कोई जाते ही नहीं थे, अपने समुद्र से कोई लेना देना ही नहीं था। कोई छोटे मोटे मछली पालन करने वाले जो मछुआरे होते थे ना, वो सिर्फ समुद्र में जाते थे। अपन पढ़ते हैं कि अकबर इतना बड़ा राजा रहा भारत का, 50 सालों तक उसने शासन किया, और अकबर जो था वो 1602 के अंदर पहली बार समुद्र देखता है। कब? और 1605 में तो वो मर ही गया था। मतलब इतना बड़ा शासक भी समुद्र कभी देखे ही नहीं। उसने पहली बार वो अरब सागर भी 1602 में गुजरात विजय करने गया तब उसने देखा था। तो अपने कोई समुद्र से काम होते ही नहीं था। अब वो अरेबियन सी के अंदर बड़ा सा जहाज लेके पहुंचा, वास्को डी गामा। अब वहां पर वो जब पहुंचता है तो पहुंचने के बाद में उसको एक नाविक मिलता है वहां पर जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद गुजरात का रहने वाला था, गुजराती नाविक था, छोटा मोटा बेचारा कोई मछली पालन का काम करता था। अब वो वहाँ मछलियाँ पाल रहा था, देख रहा था, पकड़ रहा था। सामने से एक बड़ा जहाज आया। अब अपने लिए तो फॉरेनर बड़े नॉर्मल हो गए हैं, क्योंकि अपने मोबाइल फ़ोन में, टीवी में अपन देखते रहते हैं कि साहब ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लोग होते हैं, अमेरिका में ऐसे होते हैं। तो यहाँ रोड से कोई फॉरेनर गुजर जाए तो अपने कोई मतलब नहीं होता उससे। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ सर, हिंदुस्तान के गाँवों के अंदर से अगर कोई आज भी एक फॉरेनर गुजर जाए तो सारे बच्चे उसके पीछे पीछे घूमना स्टार्ट हो जाते हैं। ये आज भी हिंदुस्तान की कंडीशन है। और अपनी कंडीशन बता रहा हूँ, फॉरेनर तो चलो ठीक है, लेकिन अगर कोई अफ्रीका की महिला यहाँ से गुजर रही हो जिसके बाल वो क्रिस गेल के जैसे हो, वो अपने पलंग की आती है ना गाँवों में सर, वो क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, उसके जैसे हो, तो अपन भी एक बार देखे अरे यार देखो इसके बाल कैसे हैं। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं, 2023 में भी लोगों के मन में ऐसे विचार है। अपन भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मैं को ऊपर से नहीं पढ़ा हूँ। आप सोचो, अब्दुल मजीद ने 1498 के अंदर जिंदगी में पहली बार किसी फॉरेनर व्यक्ति को देखा, पहली बार। अब वो वास्को डी गामा के कपड़े अलग से, अपने यहाँ धोती वोती पहनते थे लोग, वो लोग पैंट पहनते थे टाइट वाली, बड़े बड़े जूते, हैट पहनी हुई, दाढ़ी यहाँ से यहाँ तक लंबी ठेठ, यहाँ से स्टार्ट होती थी यहाँ तक, और एकदम गोरा चिट्टा सा, एकदम अलग से काजल वाजल ऐसे निकाली हुई खतरनाक सी। और ऐसा आदमी इतना बड़ा जहाज लेके अब्दुल मजीद के सामने आया। तो पहला तो अब्दुल मजीद उसको देख के घबराया कि ये कौन से चिड़ियाघर से आया हुआ प्राणी है, अपने यहाँ पर तो ऐसे लोग पाए ही नहीं जाते हैं। अब ना तो वास्को डी गामा को गुजराती आती है, ना उसको हिंदी आती है, और ना अब्दुल मजीद को इंग्लिश आती है या पुर्तगाली आती है। तो अब कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, एक दूसरे से बात कैसे की जाए? आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि गोवा के अंदर आज भी एक शहर है जिसका नाम है वास्को। गोवा जहाँ जाना हर हिंदुस्तानी का एक सपना होता है कि मेरे को जीवन में एक बार कहाँ जाना है, गोवा। वहाँ आज भी एक शहर है जिसका नाम क्या है, वास्को। गोवा को अपन ने पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद करवाया है। अपन आज़ाद कब हुए? 1947 में। उस समय गोवा जो था वो पुर्तगालियों के पास में था और अपन ने उसको 1961 में आज़ाद करवाया है, आज़ादी के 14 सालों के बाद में। और वहाँ सिर्फ पुर्तगाली रहते थे, इसलिए वहाँ चर्च बहुत ज़्यादा है, वहाँ बीच बहुत ज़्यादा है, वहाँ ये सारी शराब वराब की चीज़ें वो बहुत सब ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पुर्तगालियों ने ही राज किया हमेशा से। और वास्को नाम का आज भी एक वहाँ पर क्या है, शहर है। तो अब अब्दुल मजीद के सामने वो आया। अब मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली, ये पता नहीं उसने दोनों ने क्या बातचीत करी होगी, मुझे ऐसा फील होता है कि वास्को डी गामा ने अब्दुल मजीद से कहा होगा कि आई वॉन्ट टू गो इंडिया, आई वॉन्ट टू गो इंडिया। अब्दुल मजीद ने ऐसा सोचा होगा कि इस विचित्र प्राणी को तो भारत आने देने ही नहीं है। तो उसने कहा अहिया भारत नहीं, तमे त्या जाओ, त्या जाओ। मतलब जो वास्को डी गामा अरेबियन सी में गुजरात के पास आया था, उसको गुजरात में उतरना था, लेकिन उसे अब्दुल मजीद के द्वारा रास्ता भटका दिया जाता है और वो नीचे की तरफ आता है और वो महाराष्ट्र क्रॉस करता है, गोवा क्रॉस करता है और ठेठ केरल तक पहुंच जाता है। तब उसे ऐसा फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। जो बंदा यूरोप से इंडिया आ सकता है तो उसे ऐसा तो फील होगा ना कि कुछ तो समस्या है।
तब उसने अपनी नाव घुमाई और नाव घुमाकर वो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कौन सा बंदरगाह? 1498 के अंदर। और कालीकट के उस समय जो राजा थे उनका नाम था जमोरीन। क्या नाम था? जमोरीन। 1498 के अंदर वो कालीकट बंदरगाह के ऊपर पहुंचता है। अब जमोरीन ने जब उसको देखा तो जो मछुआरे थे उन सब ने कहा कि बहुत बड़ी नाव आई है। तो राजा जमोरीन वहां पर पहुंचा और उसने उसको देखा। उसने देखा कि वास्को डी गामा, मतलब उसको नहीं पता था उसका नाम वास्को डी गामा, उसने देखा कि इतने सारे लोग आए हैं जो अलग से लग रहे हैं और ये पक्का किसी दूसरे देश से आए हुए हैं। तो राजा महाराजा थोड़े से पढ़े लिखे से होते थे तो उन्हें सारी चीजें पता होती थी। तो उसने भी, जमोरिन ने भी वास्को डी गामा को उतरने के आदेश नहीं दिए। उसने कहा तू हमारे यहाँ पर मत उतर, तू किसी और स्थान पर चले जा। क्योंकि फॉरेनर्स जो होते थे उस समय, जो यूरोपीय देश के लोग होते थे वहाँ पर अपने हिंदुस्तान वाले उनके ऊपर विश्वास नहीं करते थे, तो उसको उतरने नहीं दिया गया। तो ऐसा कहता है कि वास्को डी गामा ने जबरदस्ती करी जमोरिन के साथ कि साहब हमें उतरने दो, उतरने दो, उतरने दो। नहीं उतरने दिया गया तो उसके साथ जो पुर्तगाली लोग आए थे उसमें से एक एक का उसने मर्डर करना स्टार्ट कर दिया वास्को डी गामा ने। क्योंकि वास्को डी गामा को कैसे भी करके इंडिया उतरना था। तो उसने जमोरिन से कहा कि अगर तुम नहीं उतरने देते हो तो मैं इस आदमी को मार दूंगा। जमोरिन ने कहा मार दो। मार दिया। एक को मारा, दो को मारा, तीन को मारा, चार, पाँच, 10 को मारा। अब अपने हिंदुस्तान के लोग थोड़े से दयालु होते हैं, यूरोपियंस दयालु नहीं होते। तो जमोरिन ने कहा यार तुम इतने मर्डर ही क्यों कर रहा है, चलो बात तू उतर जा। तो वो कालीकट बंदरगाह पर उतरता है। तो समुद्री यात्रा से भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? वास्को डी गामा। कौन से बंदरगाह पर उतरा था? कालीकट। कब आया था? 1498। वहां के राजा कौन थे? उतर गया। अब वो मार्केट गया मसाले खरीदने के लिए। उसके पास इंडिया की करेंसी नहीं थी। जो भी चलता था अपने यहाँ, तांबे का जीतल, चांदी का टका, जो भी सिक्के चलते थे वो उसके पास में नहीं थी। तो उसने वस्तु विनिमय से व्यापार किया। किससे? वस्तु विनिमय समझते हो? गेहूं देकर आइसक्रीम खरीदी। गेहूं देके पहले बाल कटवाते थे। तो उसने यूरोपियन जो चीज़ें थी, जो सिक्के थे वहाँ के सोने और चांदी के, वो व्यापारियों को दिए और उनसे क्या खरीदा? मसाला। तो व्यापारियों को बड़ा फायदा हुआ। एक तो मैं 5 रुपए देके पेन खरीदूं, एक आप सोने का सिक्का देके खरीदो, तो व्यापारी किसको पसंद करेगा? आपको पसंद करेगा। तो व्यापारियों को बड़ा फायदा हुआ और व्यापारी मंडल ने जाके राजा से कहा कि इन यूरोपीय देशों को आने दिया जाए, इससे हमें क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि जितना ये देकर जा रहे हैं फिर बाद में यहाँ से लेकर जाएंगे। तो यहाँ से मसाले लेने के बाद में वास्को डी गामा फिर से कहाँ गया? यूरोप। ऐसा कहते हैं कि उसको 12 गुना फायदा हुआ था। यानी अगर उसने 1 रुपए में मसाला हिंदुस्तान से खरीदा था तो वहाँ उसने 13 रुपए में बेचा। 12 गुना उसको क्या हुआ? फायदा। और 1502 में वो फिर से आया। 1502 में वो क्या करता है? फिर से आता है। अब रास्ता पता चल गया कि हिंदुस्तान जाने का रास्ता कौन सा है, तो वो 1502 के अंदर फिर से हिंदुस्तान आता है। हालांकि अब ये रास्ता ये नहीं है। अब जो रास्ता है ना, वो यहाँ पर एक नहर बन चुकी है जिसका नाम है सुएज नहर। तो अब ये जो है वो यहाँ से यूं होकर सीधा इंडिया आते, पहले ये घूम के आते थे। तो 1502 में वास्को डी गामा फिर से आता है। फिर पुर्तगालियों के बाद फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, डच आए, डेनिश आए, सारे के सारे देश कहाँ आ गए? हिंदुस्तान। 1500 से लगाकर 1600 तक 100 सालों की जो ये अवधि है, इन 100 सालों में इन लोगों ने आम व्यापारियों के रूप में काम किया। कैसे काम किया? गए, माल बेचा, वापस आए, गए, माल बेचा, वापस आए। बाद में इन लोगों ने अपनी अपनी कंपनी बना ली। क्या बना ली? और सभी की कंपनियों का नाम एक ही होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम होता था? अगर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी है तो आगे लगता था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगालियों की है तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी की है तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अपना काम किससे है? अंग्रेजों से है। तो याद रखना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? और उस समय भारत का जो राजा था वो कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के शासक कौन थे? तो क्या करोगे? अकबर। अब अगर आप कंपनी के रूप में कहीं व्यापार करने जाते हो ना, तो अब आपको वहां के राजा से अनुमति लेनी पड़ती है कि नहीं लेनी पड़ती है? एक तो मैं जनरली बैग वैग लेके यहाँ से डूंगरपुर जाऊँ और डूंगरपुर जाके मैं माल बेच के वापस आ जाऊँ, लेकिन मुझे वहाँ प्रॉपर रहना है, कंपनी के रूप में जाना है, तो मुझे वहाँ एक ऑफिस भी खोलना पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा। तो अब इनको कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करना था तो भारत के राजा से अनुमति लेनी थी। और अनुमति लेने के लिए जो पहला बंदा आया था
उसका नाम था विलियम हॉकिंस। क्या नाम था? हॉकिंस प्रेशर कुकर आता है ना, महिलाओं को पता होगा। उस कंपनी के मालिक कौन थे? ऐसा नहीं है। तो विलियम हॉकिंस पहली बार भारत में व्यापार की अनुमति लेने के लिए आया। तब तक अकबर मर चुका था 1605 में, और नए राजा कौन बने थे? जहांगीर। अब पुर्तगाली पहले आए थे, इसलिए जहांगीर के दरबार में ऑलरेडी पुर्तगाली रहते थे। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है साहब कि मैं यहाँ हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मेहता सर के यहाँ, कोई दूसरा बंदा हिस्ट्री का टीचर आएगा, भले वो कैसा ही होगा, कितना ही अच्छा होगा, लेकिन एक ह्यूमन नेचर होता है, मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं उसकी अच्छा ही थोड़ी करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरा आदमी हूँ, एक ह्यूमन नेचर होता है ये। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पुर्तगाली पहले उसके दरबार में आ चुके थे, तो जब अंग्रेजों ने आकर व्यापार की अनुमति मांगी तो पुर्तगालियों ने जहांगीर के कान भर दिए, और जहांगीर ने उनको व्यापार की अनुमति नहीं दी। दूसरा बंदा जो आया था उसका नाम याद रखना, सर टॉमस रो। क्या नाम था? ये बड़ा ही टैलेंटेड व्यक्ति था। इसे पता था कि राजा महाराजाओं को खुश कैसे किया जाता है। एक तो ये तुम्हारे जो आलस वाली उबासियां आती ना, जिस किसी को भी, मुझे पता है किस किस को आती है, वो अंदर के अंदर मत खाया करो। यार ये क्या होता है? ना धो के आया करो यार, इधर शावर हावर लिया करो सुबह उठ के, बढ़िया। ऐसे क्या इतना आलस खाना है यार, जीवन में मजा नहीं आता। फिर क्या टाइम हो गया सर? तो सर टॉमस रो को व्यापार की अनुमति मिलती है, फिर ये अपनी व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित करेंगे। जो भी बात अपनी बच रही है वो अपन कल करेंगे। मैं आशा करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, पक्की बात है। तो इस प्रकार से अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे। अब इन्होंने क्रांति क्यों करनी पड़ी, अपन को क्या हुआ था, वो बात मैं आपको कल बताऊंगा। मिलते हैं सर तारक मेहता के अगले एपिसोड।